हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। आज हम BA-LLB के 6 सेमेस्टर की यूनिट 3 लेकर आए हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। आज हम इस वीडियो के अंदर रिलेशनशिप जो है इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ का उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो थ्योरीज दी गई हैं इनके रिलेशन की वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही इंडियन एंड ब्रिटिश प्रैक्टिसेस जो है इंटरनेशनल लॉ की वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें, तो रिलेशनशिप के हम इसमें कंटेंट्स की बात करें तो हम इस वीडियो के अंदर रिलेशनशिप देखेंगे, इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ हम थ्योरीज देखेंगे और इंडियन एंड ब्रिटिश प्रैक्टिसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ चलते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, जो कि हम अपनी फर्स्ट यूनिट में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के बारे में। तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ एक ऐसे सेट्स रूल्स हैं, जो कि रूल्स हैं, रेगुलेशन है, एक ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि स्टेट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो हमारे एक इंटरनेशनल लॉ में आता है। ठीक है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें सारे स्टेट्स एग्री कर रहे हैं, वो सब कुछ इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ में हमारी गाइडलाइंस दी हुई है, एक स्टेट की दूसरे स्टेट के लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी, जो जो सेक्टर्स में डील करते हैं, लाइक वॉर है, डिप्लोमेसी है, ह्यूमन राइट्स है, इन सभी मैटर में हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है वो डील करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्न कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस। मतलब कि इंटरनेशनल लॉ क्या कर रहा है? नेशंस के बीच में जो रिलेशन है उसको गवर्न कर रहा है, चाहे वो नेशंस के बीच में हो, इंडिविजुअल्स के बीच में हो, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो। इंटरनेशनल लॉ इन तीनों चीजों के बीच के रिलेशनशिप को गवर्न करता है, ताकि एक सिस्टम बना रहे, ताकि अगर कभी भी नेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो एमिकेबली उसको सेटल करा जा सके। ठीक है। सो सम इंटरनेशनल लॉज हमारे पास जैसे कि सी है, ट्रीटीज हैं जिसमें सब कंट्री साइन करती हैं उसको। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ हमारे पास क्रिमिनल्स के लिए भी दिया हुआ है, काफी अदर हमारे पास लॉज हैं जो कि इंटरनेशनली काम करते हैं और इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। ठीक है। अब हमारे पास है मेरे इंटरनेशनल लॉ की टू ब्रांचेज हैं। एक तो हमारी जस गैंटियम। जस गैंटियम होता है कि एक ऐसी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉ को एप्लीकेबल कराती है सभी नेशंस पे इन द वर्ल्ड। मतलब कि ऐसा लॉ जो कि सभी नेशंस पर एप्लीकेबल होगा। जस्ट इंटरजेंटिस मतलब कि वो लॉ, वो एग्रीमेंट जो कि दो नेशंस ने बनाया है, जो कि सिर्फ उन दो नेशंस पे ही एप्लीकेबल होगा, अदर पे नहीं होगा। ठीक है। जस्ट जेंटम मतलब कि जो सब पे एप्लीकेबल होगा। जस्ट इंटरजेंटिस मतलब कि वो ऐसा एग्रीमेंट जो दो नेशंस ने बनाया है, तो वो एग्रीमेंट सिर्फ उन दो नेशंस पर ही एप्लीकेबल होगा, अदर नेशन पर नहीं होगा। ठीक है। आई होप समझ आया हो आप लोगों को। जो इंटरनेशनल लॉ का जो आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। अब रही बात म्युनिसिपल लॉ की, तो बेटा म्युनिसिपल लॉ हमारा डोमेस्टिक और लोकल लॉ होता है जो कि एक कंट्री के अंदर चल रहा है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, BNS है, BNSS है, BSA है, ये सब क्या है? ये सब एक म्युनिसिपल लॉ है, क्योंकि ये लॉ हमारा सिर्फ इंडिया में चल रहा है, इंडिया की टेरिटरी में चल रहा है। ये लॉ बाहर तो नहीं चल रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो इंडिया में एप्लीकेबल है ना, वो इंटरनेशनल पे एप्लीकेबल तो नहीं है ना। तो म्युनिसिपल लॉज हमारे डोमेस्टिक लॉज होते हैं, ठीक है, जो कि एप्लीकेबल होते हैं अपनी सिटी में, टाउन में, या फिर अपनी लोकल एंटिटी में। ठीक है, जो अपनी टेरिटरी में एप्लीकेबल होंगे। म्युनिसिपल लॉ को कंसिडर करा जाता है एज अ लोकल और नेशनल लॉ जो कि एप्लीकेबल होगा विद इन द डिफाइंड टेरिटरी। आप इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरी आती है उस पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा, तो हमारा म्युनिसिपल लॉ होगा। ये डोमेस्टिक एंड इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं। एक सॉवरेन स्टेट के अपने लॉज होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट में होते हैं, ये अलग होते हैं, इंटरनेशनल लॉज अलग होते हैं। ये पर्टिकुलर कंट्री और पे एप्लीकेबल है और उसके सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है। म्युनिसिपल लॉ जो लॉ बना रहा है वो उसके सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल होगा और उसी कंट्री में ही एप्लीकेबल होगा, बाहर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा म्युनिसिपल लॉ होता है। पेपर में बाय चांस डिफरेंस आ जाता है कि म्युनिसिपल लॉ क्या है और इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो बेटा म्युनिसिपल लॉ डोमेस्टिक लॉ होगा, इंटरनेशनल लॉ लॉ होगा सभी नेशंस का होगा। ठीक है। म्युनिसिपल लॉज के अंदर हमें एक तरह से कमांड करी गई है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, स्ट्रिक्ट कमांड है हमारे पास। आप म्युनिसिपल लॉ में कुछ भी ब्रीच करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है। इंटरनेशनल लॉ पे हमें ज्यादा ट्रीटीज दी हुई है। ट्रीटीज इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स है, प्रोमिस हैं जो कि नेशंस को करनी है फुलफिल। ठीक है।
म्युनिसिपल लॉ सब पे बाइंडिंग है, हमारे इंडियन सिटीजन्स पे म्युनिसिपल लॉ बाइंडिंग होगा। इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग है जब हम उस पे साइन कर रहे हैं, उस ट्रीटी को जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो म्युनिसिपल लॉ इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल है टू द स्टेट्स। ठीक है। और हमारा जो म्युनिसिपल लॉ है वो टू द कंट्री एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारा म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ का, जो कि हो सकता है एग्जाम पर्पज से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जब हम जूम करेंगे एक दिन पहले तो हम उसमें वो डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, तो इसकी हमारे पास दो थ्योरीज है, एक है मोनिज्म और एक है ड्यूलिज्म। ठीक है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए हमने इसको ज्यादा हाईलाइट करा है। अदरवाइज इसकी चार थ्योरीज हैं जो कि हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। दो थ्योरी है मोनिज्म ड्यूलिज्म, बेटा दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है। एक कुछ कहता है तो दूसरे कुछ कहता है। ठीक है। अदरवाइज हमारे पास चार थ्योरी है, मोनिज्म थ्योरी, डुअलिज्म थ्योरी, स्पेसिफिक एडप्शन थ्योरी एंड डेलीगेशन थ्योरी। अब वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो सके। अब इसी के साथ हम बात करते हैं मोनिज्म थ्योरी कौन सी होती है। तो बेटा जो मोनिज्म थ्योरी है वो हंस कैल्सन ने दी थी। कैल्सन एक ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट थे। ठीक है। लीडर थे हमारे मोनेस्टिक स्कूल की। इन्होंने हमें मोनिज्म थ्योरी दी थी। ठीक है। मोनेस्टिक थ्योरी जो है वो होल्ड करती है इस व्यू को कि जो इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ है वो एक वन लीगल सिस्टम है। बेसिकली मोनिज्म थ्योरी बेटा ये कह रही है कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ दोनों एक ही हैं। कभी भी इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा म्युनिसिपल लॉ एज पर द मोनिज्म थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ को ज्यादा सुपीरियर माना गया है एज कंपेरिजन टू म्युनिसिपल लॉ। ठीक है। इट सेज जो लॉ डिराइव्ड एक सिंगल सोर्स से डिराइव्ड है। ठीक है। चाहे कोई लोकल हो या फिर डोमेस्टिक लॉ कॉन्ट्रेरी होता है इंटरनेशनल लॉ के लिए तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। ये कहते हैं कि कोई भी लोकल या डोमेस्टिक लॉ कॉन्ट्रेरी इंटरनेशनल लॉ से तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। ये डुअलिज्म की थ्योरी पे बिलीव नहीं करते। ठीक है। देयर इज नीड टू ट्रांसफॉर्म इंटरनेशनल लॉ इनटू द म्युनिसिपल लॉ। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ में हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। ये कंटेन करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ एक साथ बने हैं, इनके बीच में एक स्प्रिंग है, ये इनका जो ग्रंथ नॉर्म है मतलब इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोनों का वो सेम है। ठीक है। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल लॉ को प्रायोरिटी रखना चाहिए एज कंपैरिजन टू म्युनिसिपल लॉ, क्योंकि दोनों का ग्रंथ नॉर्म सेम है। ग्रंथ नॉर्म बेटा इसका मतलब ये है जो दोनों का बेस है ना, लाइक दोनों का बेस क्या है म्युनिसिपल लॉ का और इंटरनेशनल लॉ को, फ्रीडम प्रोवाइड करना, ह्यूमन राइट्स एक्सेस करना, तो वो दोनों का सेम है तो इसलिए हमें इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए मोनिज्म थ्योरी के हिसाब से। ये जो थ्योरी है ये कहती है कि इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी स्टेट ने रेटिफाइड करा है इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स को एंड उसका कोई भी म्युनिसिपल लॉ वॉयलेट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को, सो वो जो व्यक्ति है जिसका म्युनिसिपल लॉ के थ्रू वॉयलेशन हुआ है राइट का, तो वो इंटरनेशनल लॉ में क्लेम कर सकता है। और इसके हिसाब से जो म्युनिसिपल लॉ है उसको इनवैलिड माना जाएगा एंड इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है। ये कहता है कि अगर इंटरनेशनल लॉ अडॉप्ट करा है किसी कंट्री ने और फिर कोई म्युनिसिपल लॉ वो ऐसा बनाती है जिससे इंटरनेशनल लॉ जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो जिस व्यक्ति का राइट वॉलेट हुआ है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा एज पर दिस थ्योरी। ठीक है। ये थ्योरी कंसिडर करती है इंटरनेशनल लॉ को एज अ सुपीरियर एंड मतलब कि इंटरनेशनल लॉ को ज्यादा सुपीरियर मानती है एज कंपेरिजन टू म्युनिसिपल लॉज। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा इन दोनों के बीच में तो इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा एज पर द मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म थ्योरी आ जाए तो बेटा सीधा समझ जाना कि इंटरनेशनल लॉ को प्रायोरिटी दी जा रही है एज कंपेरिजन टू म्युनिसिपल लॉज। अब भाई हमारी डुअलिज्म थ्योरी, ये जो डुअलिज्म थ्योरी होती है ये हमें ट्राइपल एंड एंजेलोटी जी ने दी थी। ठीक है। दो इसके प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने हमें ये थ्योरी दी। ये जो हमारी ड्यूअलिस्टिक थ्योरी है इसका जो प्राइमेसी है वो है म्युनिसिपल लॉ। ठीक है। ये म्युनिसिपल लॉ को सुपीरियर मानती है डुअलिज्म थ्योरी। डुअलिज्म थ्योरी कंसिडर करती है लोकल और म्युनिसिपल लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ और टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। ये थ्योरी कह रही है कि म्युनिसिपल लॉ और जो इंटरनेशनल लॉ है ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके जो सोर्सेज एंड प्रिंसिपल है, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो ये जो लॉज हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम करें, ये लोग एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ अलग है और हमारा म्युनिसिपल लॉ अलग है। दोनों के कोर एरियाज, कोर सब्जेक्ट अलग हैं काम करने के। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेस करती है रूल्स एंड इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल, मतलब ये कहती है कि जो रूल्स हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हैं, जो म्युनिसिपल लॉज में जो रूल एग्जिस्ट है, वो दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं। ये दोनों एक दूसरे को ओवर रूल नहीं कर सकते। जैसे मोनिज्म थ्योरी बेटा ये कह रही है ना कि क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा म्युनिसिपल लॉ को, लेकिन डुअलिज्म कह रहे हैं इंटरनेशनल की अपनी अलग स्पेस है और हमारा इसकी म्युनिसिपल लॉ की अपनी अलग स्पेस है। ये दोनों के एरिया ऑफ सब्जेक्ट अलग है, दोनों के सिनेरियोज अलग है, तो दोनों में से कोई सा भी लॉ एक दूसरे को ओवररूल नहीं करेगा एज पर द डुअलिज्म थ्योरी। ठीक है, ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों सेपरेट सिस्टम है। इवन ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा किसी भी कंट्री में अनलेस कि उसको म्युनिसिपल लॉ कन्वर्ट नहीं कर दे थ्रू द लेजिस्लेशन। बेसिकली अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ किसी कंट्री को अडॉप्ट करना है, तो वो पहले उसको अपने म्युनिसिपल लॉ में कन्वर्ट करेगी लेजिस्लेशन के थ्रू, तभी वो एप्लीकेबल होगा। वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो म्युनिसिपल लॉ प्रिवेल करेगा विद इन द कंट्री। अगर कभी भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल का, तो म्युनिसिपल लॉ प्रिवेल करेगा। अब एक हमारी है आई डेलीगेशन थ्योरी। ये जो बेटा डेलीगेशन थ्योरी होती है, ये थ्योरी है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की थ्योरी है, ये अप्लाइड है कंट्री में। ठीक है, ये कहता है कि म्युनिसिपल लॉ अलाउ करता है इंटरनेशनल लॉ को, तभी वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब है डेलीगेट करना। डेलीगेशन थ्योरी हमारी डुअलिज्म थ्योरी की सबसे बड़ी सपोर्टिव थ्योरी है। ये थ्योरी डुअलिज्म थ्योरी और डेलीगेशन थ्योरी दोनों सेम है, इससे मिलती जुलती थ्योरीज हैं दोनों। सिंपल टर्म्स में देखो तो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा किसी भी कंट्री में। ठीक है, अगर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा तो कंट्री का लीगल सिस्टम उसको परमिट करेगा। ठीक है, मतलब लेजिस्लेशन उस पर काम करेगी तभी वो एप्लीकेबल होगा। इंटरनेशनल लॉ की जो अथॉरिटी है वो म्युनिसिपल लॉ जब अलाउ करेगा तभी उसको अथॉरिटी मिलेगी अप्लाई होने की। ऑल दो कोर्ट अप्लाई कर सकता है इंटरनेशनल लॉ के, डोमेस्टिक लॉ के अंदर कोर्ट अप्लाई कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई कर सकता है। डेलीगेशन थ्योरी एज अ पाथ सर्व करती है मोनिज्म एंड ड्युअलिज्म को, जहाँ पे मोनिज्म ये कह रही है कि इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है, ड्युअलिज्म ये कह रही है कि अपना म्युनिसिपल लॉ सुपीरियर रहेगा। जब भी कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पे डेलीगेशन इन दोनों के बीच में सर्व कर रही है, और वो ये कह रही है कि सुपीरियर कोई सा लॉ नहीं है। ठीक है, जब तक उसको स्टेट लेजिस्लेचर अलाउ नहीं करता किसी भी कंट्री का, तब तक कि वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहती है कि कोई भी स्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है डोमेस्टिक लेवल पे। अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो इंटरनेशनल लॉ को, तभी वो एप्लीकेबल माना जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी डेलीगेशन थ्योरी। बेटा किसी को कोई भी डाउट हो, अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ठीक है, स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये ड्यूअलिस्ट सपोर्ट थ्योरी है। ये भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ रूल्स हैं वो बाइंडिंग होंगे म्युनिसिपल कोर्ट्स पे, जब उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा उनका म्युनिसिपल लेजिस्लेशन। जब उनका म्युनिसिपल लेजिस्लेशन ट्रांसफॉर्म कर देगा तभी एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि स्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी कहती है अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल लॉ अडॉप्ट करना है, तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा उसके बारे में कि आप ये म्युनिसिपल लॉ मतलब ये इंटरनेशनल लॉ आप अडॉप्ट कर रहे हो, ये सिनेरियोज में एप्लीकेबल होगा। आप उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करके अडॉप्ट करेंगे एज पर द स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंस है इंटरनेशनल ट्रीटीज में, जो कि एक प्रॉमिस है, एंड जो म्युनिसिपल लेजिस्लेशन है ये एक हमारी कमांड्स है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या है, सारी कंट्रीज पे बाइंडिंग है, एक प्रॉमिस है कि सब कंट्रीज प्रॉमिस करें कि वो एक साथ मिलजुल के अच्छे से रहेंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो म्युनिसिपल लेजिस्लेशन है वो कमांड है कि सिटीजन्स किस तरह से काम करेंगे, किस तरह के सिटीजन्स का कंडक्ट होगा। ठीक है, सो ये कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ की। अगर आपको उसे म्युनिसिपल लॉ में अप्लाई करना है तो आपको एक स्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो इस बात को हमारे स्पेसिफिक रिडक्शन थ्योरी कहती है। एग्जाम में हमारा मोनिज्म या ड्युअलिज्म से ही कोई थ्योरी आती है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिस फॉलो थी इंग्लैंड में, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश पीरियड में क्या प्रैक्टिस थी। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ देखा जाए तो इंग्लैंड फॉलो करता था प्रिंसिपल्स को जो कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड थे। ठीक है। तो इंग्लैंड में पहले क्या था बेटा, जो भी कोई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ होता था वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश लॉ का पार्ट होता था। ठीक है। अनलेस अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था स्टैट्यूट के बीच में, तब इसको जो अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था तो कोर्ट के पास अथॉरिटी थी कि वो गो थ्रू करता था, उसके बाद डिसाइड करता था कि कस्टमरी माना जाएगा या फिर इनका अपना लॉ माना जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, जितने भी कस्टमर इंटरनेशनल लॉज थे वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल थे इंग्लिश लॉ में, मतलब ब्रिटिशर्स में वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल थे जब तक उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, जब तक उनका स्टेट्यूट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट होता था तो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो इंग्लिश कोर्ट्स थे वो डिसाइड करते थे उस चीज को। ये जो डॉक्ट्राइन थी, इनके जो कस्टमर इंटरनेशनल लॉ की जो डॉक्ट्राइन थी वो प्रोनाउंस करी थी सर विलियम ब्लैकस्टोन ने, इसको प्रोनाउंस करा था। ये जो डॉक्ट्राइन थी ये फेवर्ड करती थी इंग्लिश कोर्ट्स को ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अब बेटा ये लोग कस्टमर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते थे। ठीक है, जो भी कोई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बनता था वो इंग्लिश लॉ में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता था। ठीक है। अगर वो डिस्प्यूट में हो रहा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तभी मैटर जो है इंग्लिश कोर्ट के पास जाता था, अदरवाइज उसको एज एन अडॉप्ट माना जाता था। अब उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, इन्होंने कस्टमरी लॉज को डायरेक्ट अप्लाई करना बंद कर दिया। 1876 के टाइम पे इन्होंने जो कस्टमरी लॉ पहले डायरेक्ट अप्लाई करते थे ना, जो ऑटोमेटिकली पार्ट होता था इंग्लिश लॉ का, 1876 में इन्होंने उस चीज को चेंज कर दिया। जो आर वर्सेस टीएन का केस है 1876 का, इसके अंदर जो पोजीशन थी वो चेंज कर दी गई। एंड कोर्ट ने हेल्ड करा जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है वो कभी भी ब्रिटिश म्युनिसिपल कोर्ट्स का पार्ट नहीं है, अनलेस दे वर एम्बॉयडेड इन द ब्रिटिश स्टेच्यूट। 1876 में इन्होंने इसका पूरा ही कॉन्सेप्ट बदल दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारे इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ हैं वो कभी भी ब्रिटिश म्युनिसिपल कोड के पार्ट नहीं है जब तक कि ब्रिटिश स्टेट्यूट में उसको एम्बॉयडेड नहीं कर दिया जाए। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है ना कि वो इंटरनेशनल लॉज को बना सकता है, ऐसी ब्रिटिश के पास अथॉरिटी थी कि वो इंटरनेशनल लॉ को जब तक वो अडॉप्ट नहीं कर लेते उसको वो नहीं मानेंगे। तो ये चेंजेस उन्होंने 1876 में करे, वरना पहले इनका जो प्रोस्पेक्ट था वो ये था कि ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्टेड माना जाता था। ठीक है। फिर ट्रेटीज एंड कन्वेंशनल की बात करी जाए, सो जो इंग्लैंड है वो फॉलो करता था ड्यूअलिस्टिक अप्रोच को। ठीक है। इंग्लैंड ने स्टार्टिंग से डुअलिस्ट अप्रोच को फॉलो करा है ट्रीटीज के लिए। उन्होंने कहा है कि ट्रीटीज जो है डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं होंगी कोर्ट में अनलेस कि वो इनकॉर्पोरेटेड ना कर दिया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर एक ट्रीटी साइन कर रही है यूके ने तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कोर्ट में अनटिल पार्लियामेंट उसको पास ना कर दे इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है। उसके बाद ट्रीटीज जो अफेक्ट कर रही हैं प्राइवेट राइट्स को, जो कि रिक्वायर्ड है मॉडिफिकेशन ऑफ कॉमन लॉ या फिर स्टेच्यू को रिसीव करता है, तो इस ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट की असेंट बहुत ज्यादा जरूरी है उसको इनेबल करने के लिए। मतलब ऐसी कोई भी ट्रीटी है बेटा जो प्राइवेट राइट्स को इफेक्ट कर रही है या प्राइवेट राइट्स में मॉडिफिकेशन कर रही है, तो इस सिनेरियो में अगर आपको वो जो ट्रीटी है उसको इफेक्ट में लाना है तो पार्लियामेंट की असेंट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अब ट्रीटीज को प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई क्योंकि इन विच ट्रीटी इज नॉट प्राइमरी इंपॉर्टेंट डू नॉट रिक्वायर लेजिस्लेटिव एक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने कहा जो भी ट्रीटीज प्राइमरी इंपॉर्टेंस की नहीं है उन्हें हम लेजिस्लेटिव एक्शन की भी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। बेसिकली इन्होंने कुछ ट्रीटीज को जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं माना उन्हें इन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया कि उन्हें लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए भी जरूरत नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना ना होना एक बराबर है। ठीक है। तो बेसिकली ये लोग ड्यूअलिस्टिक थ्योरी पे काम करते थे ब्रिटिशर्स, और पहले ये लोग जो थे, पहले ब्रिटिशर्स डायरेक्टली अडॉप्ट करते थे हमारे इंटरनेशनल कस्टमरीज लॉज को, फिर उसके बाद 1876 में इन्होंने उसको डायरेक्ट अडॉप्ट करना बंद कर दिया। ठीक है। आर वर्सेस केन के केस में इन्होंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो है चेंज कर दिया। उसके बाद इन्होंने बात करी कि जब अथॉरिटी मिलेगी तब ये अडॉप्ट माना जाएगा। ठीक है। तो ये वे था ब्रिटिशर्स का प्रैक्टिस करने का। अब इंडिया में क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट होती है, इंडिया के अंदर जो प्रैक्टिस फॉलो करी जा रही है, बेसिकली इंडिया जो है फॉलो करता है ड्यूअलिस्टिक अप्रोच। ठीक है।
बट विथ सम फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया फॉलो तो कर रहा है ड्यूलिस्टिक अप्रोच, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फॉलो कर रहा है। जो पोजीशन है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गाइड करी है, जो जुडिशियल डिसीजन है उन्होंने हमें गाइड करा है। इंडिया के अंदर इंटरनेशनल लॉज का क्या रोल रहेगा, कितना रोल रहेगा, ये चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है। इवन जुडिशियल डिसीजन जो प्रेसिडेंट है वो भी हमें इस चीज को समझाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 51 का सब क्लॉज सी, आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 51 डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके अंदर हमें गाइडिंग लाइट दी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक स्टेट एंडेवोर करेगी foster respect for international law and treaty obligations। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें खुद बता रहा है कि हम इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्पेक्ट रखेंगे और उसके ऑब्लिगेशंस के लिए भी हम रिस्पेक्ट रखेंगे। ये एक डायरेक्टिव है ना स्टेट के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही हमें बता रखा है कि किस तरह से इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस होगी इंडिया के अंदर। ठीक है। अब अन्ना कुमारू पिल्लाई वर्सेस मोथियोपाल 1907 का एक केस था। इस केस के अंदर स्टैब्लिश करा गया कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है वो एप्लीकेबल होगा इंडिया में, अनलेस वो म्युनिसिपल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। इससे इंडिया जो है मिक्स अप्रोच की बात करती है। इंडिया में ये एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब वो हमारे म्युनिसिपल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा हमारा अनु कुमारू पिल्लाई वर्सेस मुथ्योपाल के केस में कहा गया था। इससे इंडिया ने मिक्स्ड अप्रोच के बारे में इसमें बात करी गई थी। ठीक है, इंडिया प्रायोरिटी रखती है म्युनिसिपल लॉज को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है। फिर हमारा इनवैल्यूड सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1996 का केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है वो भी एक्वायर्ड हैं, ठीक है ना, एज अ चार्टर ऑफ इंटरनेशनल कस्टम एंड हैज दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉ। आपको पता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हमारा इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर अडॉप्ट करा गया था। ये सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल लॉ में कन्वेंशन के अंदर ही अडॉप्ट करा था प्रिंसिपल। उसके बाद जब इंडिया को लगा कि हमें इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने की जरूरत है, तो इंडिया ने थ्रू प्रेसिडेंट इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करा चार्टर से। ठीक है। तो इस तरह से इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके साथ साथ प्रेसिडेंस बेस्ड हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है वो डेवलप्ड हो रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ट्रीट करता है इंटरनेशनल कस्टम्स एज अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉ। ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इंडियन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ का, तब जाके वो कस्टम अडॉप्ट होगा इंडिया के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 246 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को पावर की पार्लियामेंट लॉज बना सकती है किसी भी मेथड में जो इनिमरेटेड हमारे लिस्ट फर्स्ट में है, सेवेंथ शेड्यूल में जो दे रखे हैं। ठीक है। और ये हमारे वो एग्रीमेंट हैं जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया जो ट्रीटी कर रही है, जो एग्रीमेंट कर रही है, उस पे ये लॉज बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 253 आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है विद द व्यू टू इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो आर्टिकल 253 भी पार्लियामेंट को पावर दे रहा है। इसके साथ साथ आर्टिकल 51 डीपीएसपी है, जो कि ये कहता है कि हमारा आर्टिकल 51 का सब क्लॉज सी हमें बात करता है कि स्टेट ध्यान रखेगा कि इंटरनेशनल लॉ के प्रति रिस्पेक्ट बनी रहे और उसकी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करा जाए। ठीक है। तो इंडिया जो है ना वो फॉलो करती है मिक्स अप्रोच, एक तरफ से ड्यूअलिज्म भी है और एक तरफ से मोनिज्म भी है। ठीक है। मोनिज्म थ्योरी विद लिमिट में है। ठीक है। कस्टमर इंटरनेशनल लॉ में हमने मोनिज्म का अडॉप्ट तो करा है, लेकिन लिमिट के साथ अडॉप्ट करा है। अगर कल को कस्टमरी लॉ कॉन्फ्लिक्ट में है इंडिया के लॉ के साथ, तो इंडिया उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। ठीक है। सो इंडिया अलाउ करता है टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन वाइल मेंटेनिंग पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो कुछ इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पे काम करता है। तो इंडिया इस तरह से इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस को करता आ रहा है। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया हो। बाकी इसका पीडीएफ आप लिंक इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो, अपना डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।